नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। पाश्चात्य काव्य शास्त्र सीरीज के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे अरस्तू के विरेचन सिद्धांत का मूल्यांकन कीजिए प्रश्न के ऊपर। प्रिय विद्यार्थियों, हम इस सीरीज को बहुत ही तन्मयता के साथ आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, इस उम्मीद से कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र आप सभी को सरल, आसान लगने लगा होगा, जिसकी पारिभाषिक शब्दावलियों को लेकर आप सभी कई बार परेशानी महसूस करते हैं। उम्मीद है कि अब चीज़ें धीरे-धीरे आपके दिमाग में बैठ रही होंगी। तो हम पहुँच चुके हैं प्रश्न नंबर 4 के ऊपर, जिसमें कि विरेचन सिद्धांत पर हम बातचीत करेंगे, जो आगामी यूपीजीडीसी, यूजीसी नेट, यूजी पीजी के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। साथ में आप अन्य असिस्टेंट प्रोफेसर मुख्य परीक्षाओं की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो आप लाभ उठा सकते हैं। ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए ये प्रश्नोत्तरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमने इसके पहले प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत को देखा, अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत को देखा, साथ में त्रासदी सिद्धांत को देखा। उसी में विरेचन शब्द का भी प्रयोग हुआ था, यानी अरस्तु ने विरेचन सिद्धांत पर भी विचार किया है। किस तरीके से किया है, उसी पर हम विस्तार से बातचीत करने जा रहे हैं। जब भी हम विरेचन सिद्धांत पढ़ने जाते हैं, तो देखते हैं कि कई ऐसे शब्द होते हैं जो यूनानी होते हैं और उनका हिंदी में अनुवाद किया जाता है। तो यहाँ पर विरेचन के साथ भी है कि यूनानी कथार्सिस का हिंदी रूपांतरण विरेचन है। कथार्सिस शब्द अरस्तु के काव्यशास्त्र में केवल एक बार आया है और वहां भी अरस्तु ने स्वयं इसकी कोई व्याख्या नहीं की है। कथार्सिस शब्द अरस्तु द्वारा नहीं दिया गया है। यह प्राचीन शब्द है जिसका अनेक प्रसंगों में प्रयोग हुआ है। प्लेटो ने भी इसका प्रयोग किया है, लेकिन जैसी अरस्तु की पद्धति है, वे प्राचीन शब्दों में नवीन अर्थवत्ता भरकर नवीन संदर्भों में उनका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि जिस विरेचन शब्द की बात हम कर रहे हैं, वो यूनानी भाषा में कथार्सिस नाम से जाना जाता है। और जब आप अरस्तु के पोएटिक्स यानी काव्य शास्त्र को पढ़ेंगे, तो उसमें समीक्षकों का ये मानना है कि केवल एक बार कथार्सिस शब्द का प्रयोग अरस्तु ने किया है और कोई व्याख्या नहीं की है। और ये भी देखने में आया कि अरस्तु ने सबसे पहले कथार्सिस या विरेचन शब्द का प्रयोग नहीं किया, बल्कि उनके पहले उनके गुरु रहे प्लेटो ने किया था। और अरस्तु की एक खास विशेषता रही कि अपने गुरु की बातों को गंभीरता से सुनना और फिर उस पर रिसर्च करना और नए संदर्भों में प्रस्तुत करना। अगर जो भी विद्यार्थी इस समय रिसर्च स्कॉलर के रूप में होंगे या पीएचडी कर रहे होंगे, तो वो वही काम करते हैं जो काम अरस्तु ने प्लेटो से सीखते हुए किया था, कि प्राचीन शब्दों में नवीन अर्थवत्ता भरकर नवीन अर्थों में उनका प्रयोग करना। तो विरेचन का उपयोग अरस्तु ने नए संदर्भों में किया हुआ है। उसकी व्याख्या नए संदर्भों में कैसे किया, क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड था अरस्तु का, उनके पिताजी डॉक्टर थे, चिकित्सा से जुड़े हुए थे, तो कहीं न कहीं उसको अरस्तु ने चिकित्सा शास्त्र से जोड़ दिया और साथ में मनोविज्ञान को भी जोड़ा। अरस्तु का यह विचार भाव और मनोविकार पर आधारित है। जो विरेचन का सिद्धांत है, देखा जाए तो भाव और मनोविकार पर आधारित है, जिसे चिकित्सा शास्त्र से जोड़कर देखा जा सकता है। उनके अनुसार दुखांतक ऐसे कार्य व्यापार का अनुकरण है जो करुणा और भय को उद्बुद्ध कर इन भावों का उचित विरेचन करे। उसी को हम दुखांतक कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कार्य व्यापार को लेकर हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया कि एक्शन से इसका संबंध है, घटना से संबंध है, कि कहा गया कि दुखांतक ऐसे कार्य व्यापार का अनुकरण है जो करुणा, करुणा क्या है, एक भाव है, भय ये भी एक भाव है। आमतौर पर मनुष्य के अंदर ये दोनों चीजें अधिकता में होती है। चाहे वो करुणा की बात करें, अनुकूल परिवेश आने के बाद आपके अंदर करुणा का भाव जाग जाता है, और भय तो हमेशा मौजूद होता है। खासतौर से अगर आप
परीक्षार्थी हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो अपने रिजल्ट को लेकर आप हमेशा भयभीत रहते हैं। लेकिन जब परिणाम आता है, चाहे सफलता मिले, असफलता मिले, आपका मानसिक विरेचन हो जाता है। आप विश्वास कीजिए कि मान लीजिए रिजल्ट आता है, तो भी आपको खुशी होती है, रिजल्ट नहीं आता है, तो आप दुखी होते हैं। बाद में फिर आप अपना काम करना शुरू कर देते हैं। यानी कि आप अगर असफल हैं, तो दोबारा से अपने को तैयार करते हैं। अगर आप सफल हो गए हैं, तो फिर आगे के प्रोसेस में लग जाते हैं। यानी कि सफलता का जो दौर है बहुत लंबा नहीं है। बहुत होगा तो 1 सप्ताह तक आपके आस-पास में लोग घूमेंगे, फिरेंगे। फिर आपका जो जीवन है, वो नॉर्मल हो जाएगा। फिर आपके सामने अलग तरीके की चुनौतियाँ आएँगी। फिर वही करुणा और भय, बार-बार इन सभी का विरेचन होता होगा रहेगा। मान लीजिए आपका रिजल्ट आ जाता है, आप नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं, तो फिर आपके ऊपर का अधिकारी है, फिर आप उससे भयभीत होने लगेंगे, फिर आप उससे रिक्वेस्ट करेंगे तो उसके अंदर करुणा आएगा। तो कहने का मतलब है कि इन्हीं दोनों भावों का प्रयोग अरस्तु ने विरेचन सिद्धांत में क्यों किया? क्योंकि यही सार्वकालिक है, हमेशा इन भावों का विरेचन किया गया। और इसको किससे जोड़ा गया? चिकित्सा शास्त्र से जोड़ा गया है। कहा गया कि स्वास्थ्य के लिए जिस प्रकार शारीरिक मल का निष्कासन शोधन जरूरी है, उसी प्रकार मानसिक मल का निष्कासन शोधन भी जरूरी है। ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, क्रोध, क्रूरता आदि मानसिक मल हैं, जो मनुष्य को अस्वस्थ बनाया करते हैं। इसीलिए इनकी भी मात्रा संतुलित रखनी आवश्यक है। आयुर्वेद में विरेचन शब्द का पारिभाषिक प्रयोग शारीरिक मल के शोधन के लिए ही रूढ़ है, लेकिन अर्थ विस्तार के द्वारा उसका प्रयोग भाव शोधन के लिए भी चल पड़ा। अनुकरण के समान कथार्सिस के भी अर्थ को लेकर पश्चिम में बड़ा विवाद रहा कि इसका अर्थ सही मायने में क्या होना चाहिए। इसकी धार्मिक, नैतिक, मानसिक सभी प्रकार की व्याख्याएं हुई हैं। तो विरेचन किन चीजों का होना है? जो आपके अंदर भाव और मनोविकार है। अगर आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध को पढ़ा होगा चिंतामणि भाग 1 में, तो उन्होंने पूरे भाव मनोविकार को शामिल किया हुआ है, जिसमें उन्होंने करुणा पर लिखा है, भय पर लिखा, उत्साह पर लिखा, क्रोध पर लिखा है, ईर्ष्या पर लिखा है, लोभ पर लिखा है। ठीक है, तो कहीं न कहीं आप देख रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अंदर भी चिंतामणि लिखने की प्रेरणा यहाँ से आई होगी कि हम इसको लिखें कि आखिरकार परिभाषित करें कि क्या होती है। अगर जो क्रोध है ये सकारात्मक ही कि नकारात्मक है, ईर्ष्या व्यक्ति के अंदर क्यों आती है, लोभ क्यों आता है, मोह क्यों आता है, प्रीति क्यों आती है, ये सारी चीजें श्रद्धा भक्ति को लेकर भी विचार विमर्श किया है। तो एक तरीके से क्या है ये विरेचन सिद्धांत से ही इनका कहीं कहीं जुड़ाव है। तो विरेचन को लेकर आयुर्वेद में भी बात कही गई है। ठीक है, और कहा गया कि शारीरिक मल शोधन के लिए इसका प्रयोग किया गया, लेकिन जैसे जैसे इसका अर्थ विस्तार हुआ तो मानसिक जो भी दुराग्रह हैं, पूर्वाग्रह हैं या फिर मनोविकार हैं, उनसे भी जोड़ दिया गया। विरेचन का अगर सामान्य अर्थ हम देखें तो शुद्धता के दृष्टिकोण से। कई बार हम अपने मन के अंदर की जो कुंठा रखे रहते हैं, जिसको हम लोग भड़ास कहते हैं, कोई निकाल देता है किसी के ऊपर या फिर किसी को डांट देता है, तो फिर वो शांत हो जाता है। अक्सर आए दिन आप इन सारी चीजों को देखते होंगे और इससे गुजरते भी होंगे। तो इस सिद्धांत को व्यावहारिक रूप में आपको देख कर चलना है कि अगर कोई ईर्ष्या कर रहा है, द्वेष कर रहा है, लोभ है उसके अंदर, मोह है, क्रोध है, क्रूरता है, वो उसके मनोविकार है। और इन्हीं मनोविकारों को जब हम विरेचित करते हैं, उनको बाहर निकालते हैं, तो मानसिक रूप से हम स्वस्थ हो जाते हैं। ये चीज आपको सीखना है। यानी कि जो विरेचन का सिद्धांत है चिकित्सा शास्त्र और मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि विरेचन से केवल भावात्मक विभ्रांति ही नहीं होती, बल्कि भावात्मक परिष्कार भी हो जाता है, भले ही वह अस्थायी ही हो। दुखांतक देखने के बाद तो ऐसा तो नहीं होता कि क्लेशकर भावों से मनुष्य हमेशा के लिए मुक्त हो जाए। यदि ऐसा होता तो नाटक नैतिक सुधार का सर्वोत्तम साधन बन जाता, जेलों की जगह नाट्यशालाएं ले लेती। इसीलिए स्थायी भाव परिष्कार तो नहीं होता, पर तात्कालिक अवश्य होता है। इसी में विरेचन की सार्थकता है। आपने अपने व्यावहारिक जीवन में देखा होगा कि कई बार आपको दूसरे के गुस्सा को झेलना पड़ता है, लेकिन बाद में वही व्यक्ति बोलता है
कि बेटा मेरे बोलने का ये मतलब नहीं था, इसको दिल पर मत लेना। तब आप समझ जाइए कि उसके अंदर जो ये भाव था वो विरेचित हो गया। वो भी अपने उस कर्म के लिए या फिर जो क्रिया उसने किया हुआ है, उस पे पश्चाताप कर रहा है। चूँकि वो पहले उन मनोविकारों से जकड़ा हुआ था, जो मानसिक मल था, उसके अंदर भरा पड़ा हुआ था। तो ये सामान्य मनुष्य के अंदर पाया जाता है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता, तो सभी ईश्वरीय गुण को प्राप्त कर लेते, जो कि मुश्किल है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसीलिए कहा गया कि अगर इसका स्थायी भाव होता, जो विरेचन है वो अस्थायी है, स्थायी नहीं है। अगर स्थायी हो जाता, तो जितने भी जेल हैं, जेल में कौन जाता है? आप सभी अच्छे से जानते हैं। वो जेल किस में बदल जाते हैं? नाट्यशालाओं में बदल जाते हैं, यानी कि किसी एक्शन कार्य व्यापार में जुट जाते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर विरेचन को आपने समझ लिया होगा, क्योंकि पहले ही बताया गया कि अरस्तु ने अपनी पुस्तक में 1-2 बार इसका जिक्र किया है और व्याख्या भी नहीं किया। लेकिन आगे चलकर कुछ विद्वान थे, खास तौर से आप देखेंगे कि बूचर नाम के विद्वान हैं। उन्होंने काफ़ी समीक्षा की है, पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों की समीक्षा की है। उन्होंने भी विरेचन सिद्धांत की समीक्षा की, ठीक है? और नगेंद्र ने अरस्तु का काव्य शास्त्र लिखा, तो थोड़ा बहुत उन्होंने भी इस पर विचार किया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, एग्जाम में जितना आपको लिखना चाहिए था, हमने आपको पूरा यहाँ पर बता दिया। विरेचन के शाब्दिक अर्थ, उसकी उत्पत्ति को लेकर और कितना बार प्रयोग हुआ है और अरस्तु से पहले कौन-कौन प्रयोग किया, उसको पारिभाषिक रूप से समझाने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आप विरेचन को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और चलते आए व्यवहारिक जीवन में आप इस तरीके की घटना देखेंगे, कोई डर रहा है, कोई किसी से ईर्ष्या कर रहा है, क्रोध कर रहा है या फिर प्रेम कर रहा है, तो ये मानकर चलिए कि वो उसके अंदर के भाव और मनोविकार हैं और समय आने पर वो विरेचित हो जाएँगे। जो सकारात्मक भाव हैं, वो तो स्थायी रहें तो बेहतर है, लेकिन जो नकारात्मक भाव माने जाते हैं, अगर उनका विरेचन हो जाए, तो फिर संतुलन पैदा हो सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आप सभी के कमेंट का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। आप अपने कमेंट को करके ही अपने को विरेचित कर सकते हैं। तमाम विद्यार्थी हैं जो कि अच्छा कमेंट करते हैं, कई विद्यार्थी जो कि अपने मन के अंदर के जो भाव और मनोविकार हैं, उनको भी निकालते हैं। तो अगर कमेंट करने से चीज़ें निकल जाएँ, तो इससे बेहतर कुछ नहीं होता है। ख़ास तौर से हमने देखा है कि जब रिज़ल्ट आता है, तमाम ऐसे विद्यार्थी हैं, जो इतना भावुक किस्म के कमेंट करते हैं कि लगता है कि यार दुनिया में सही मायने में महात्मा बुद्ध ने कहा कि दुःख ही है जो कि सत्य है। मैंने जैसा कहा कि रिज़ल्ट आता है, तो हम कुछ देर तक तो खुश रहते हैं, लेकिन फिर उसी गति में चले जाते हैं, जैसे पहले परेशान हुआ करते थे कि प्रिंसिपल परेशान कर रहा है, प्राचार्य परेशान कर रहा है, छुट्टी नहीं मिल रही है, फला जगह का एग्ज़ाम देना है, वो मेरा पेपर खराब हो गया, वहाँ मैं पास हो पाऊँगा कि नहीं हो पाऊँगा, मेरी शादी नहीं हो पा रही है, नौकरी के बाद भी खट जा रहे हैं। 50 तरीके की समस्याएँ हैं और जीवन इन समस्याओं से भरी पड़ी है और समयानुसार उसे आपको विवेचित करना पड़ेगा। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।